Good afternoon, students. My name is Satyavir Singh, and I will teach you physics. Okay. So we were studying in physics, chapter number 5, electric conduction. Okay. So I covered some topics, and today I will cover some another topics. Okay. So stay tuned with me. Okay. Now topic is for today वैद्युत धारा आई तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो वैद्युत धारा में और क्या इसमें अनुगमन वेग में संबंध बताना आपको। वैद्युत धारा आई और ये अनुगमन वेग में बीडी में संबंध बताना है। तो तुम्हें पता है कि ये अनुगमन वेग क्या होता है, वैद्युत धारा का पता है। अनुगमन वेग क्या होता है? जब किसी चालक तार में सेल द्वारा वैद्युत धारा फ्लो की जाती है तो प्लस से निकलती धारा, ये प्लस से निकल के जा रही है इधर को। तो जब प्लस से धारा निकलती है तो निगेटिव से क्या निकलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहां से निकल गई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो अगर धारा की दिशा प्लस से इधर की ओर है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस से इधर की ओर होगी ऐसे। तो ये है ना इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्शन देखो इनकी इधर को, और धारा की क्या डायरेक्शन है? ऐसे जा रही बह रही है ऐसे। ओके। और ये धारा होगी ऐसे इस तरह से घूम के आ रही है, और ये यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जितने वेग से ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं हम? मतलब अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं, इसे बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत धारा के विपरीत होती है। जिधर को इलेक्ट्रॉन बहते हैं, सिंपल सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉनों का वेग है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा में ही होगा, उनके अनुकूल ही होगा। ठीक है, प्रतिकूल नहीं होगा उनसे। तो पता लग गया इस बात का। तो हमें ये रिलेशन ज्ञात करना, स्मॉल आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। तो ये क्या, आई क्या धारा जितनी बह रही है इसमें, एन क्या जितने ये इलेक्ट्रॉन इनकी संख्या है, और ई क्या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, और ए क्या क्षेत्रफल है, और बी डी क्या है, बी डी अपवाह वेग है। ओके। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसका दूसरा नाम अपवाह वेग भी है, और ये टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, बोर्ड में अपवाह वेग। अपवाह वेग इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें देखो क्या है, इसमें एक चालक तार है पी आर क्यू, ये तार है बेलनाकार रूप में, बेलन के रूप में, और इसमें क्या है, एक सेल लगाया गया है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल एक ऐसी रासायनिक युक्ति है, वैद्युत युक्ति है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और प्लस टर्मिनल बड़ा होता है इसका, और निगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है, जैसे कि आपको बता दिया मैंने अभी। ठीक है, अब ये चित्र आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है। जैसा आपने चित्र बना लिया, जब कोई भी आर्टिकल करते हो ना, अब तो सबसे पहले क्या करते हो कि पहले चित्र बनाते हो, उसके बाद कुछ थ्योरी लिखते हो, है ना, उसके बाद हम जमा के उसका आर्टिकल प्रूफ कर देते हैं। बस यही करना होता है हमें। तो हमें वैद्युत धारा स्मॉल आई और ये अनुगमन वेग बीडी में संबंध बताना है। तो माना यदि इस चालक तार में क्यू आवेश बिंदु पी से क्यू की ओर बह रहा है, मतलब यहाँ से निकल रहा है आवेश क्यू 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 क्यू, यहाँ से निकल रहे हैं आवेश, और ऐसे जा रहे बहते हुए इधर को ऐसे, और जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये क्यू मैंने देखो तो मैं लिख दिया यहाँ पे कि ऐसे निकलते हैं, क्योंकि जो आवेश है उसकी धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। तो पी से क्यू की ओर गुजरता है, तब धारा कितनी होगी पता हमें, स्मॉल आई बराबर क्यू अपॉन टी होती है। फॉर्मूला होता है स्मॉल आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कोई टी समय होगा, अब टी पता नहीं ना, तो जो तुम्हारे ये आर्टिकल होते हैं मान के किए जाते हैं, ताकि इनसे जो सवाल है वो हो जाए। ठीक है, तो ये सूत्र बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल का मतलब क्या होता है? बिना वैल्यू के मान निकालते रहना, एक फॉर्मूला तैयार करना, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें डायरेक्ट उनकी वैल्यू मिली होती है, वो उन्हें पुटअप कर देते हैं और उनका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये अंतर होता है आर्टिकल में और न्यूमेरिकल में। तो ये फॉर्मूला होता है धारा का स्मॉल आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब टी समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि
इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी तय कर रहे हैं, तो तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया पहले, उसके बाद में वैल्यू। दूरी बराबर 4 गुणा समय, तो दूरी बराबर 4 गुणा समय। 4 क्या है इसकी, 4 मतलब वेग होता है, 4 वेग में अंतर होता है, लेकिन यहाँ 4 वेग सेम मान लो। BD और समय कितना लग रहा है, T। अब इसके बाद में चालक तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या। एकांक आयतन का मतलब क्या, इसका बेलन का आयतन होगा। अब एक आयतन है मान रहे हैं, अगर तुम्हें एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लग जाए तो इसके एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी मान ली मैंने, n मान ली, n, और पता नहीं कितना आयतन है इसका, तो क्या करोगे आप, बड़ा n मान लोगे। तो स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो कैपिटल N है वो इस बेलन के पूरे भाग में आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये लिख दिया मैंने, n बराबर, अगर मान लो इसका आयतन पता हो तो जितने इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा कर दो। तो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n, तो n से उसके आयतन में गुणा कर दी, तो ये क्या आ गए, कुल इलेक्ट्रॉन आ गए, n, कुल इलेक्ट्रॉन इस बेलन में। n इक्वल टू n और क्षेत्रफल, ये जो आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी होता है। ध्यान रखना, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई से क्या बन गया, क्षेत्रफल, और दूरी जो वो ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई को मिला के बना। देखो ध्यान रखना इस बात पे, आपका फॉर्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्षेत्र उसका आयतन का, तो लंबाई चौड़ाई से बन गया क्षेत्रफल A, और जो ऊंचाई बची वो दूरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये दूरी तो है ऊंचाई इसकी बेलन की, तो A क्षेत्रफल क्या हो गया A, और दूरी क्या होगी, दूरी ये मैंने निकाल रखी है अभी ऐसे, दूरी क्या है थी, BD इंटू T। ये क्या है BD, अब वहां पे ये सफिक्स में थोड़ा नीचे, ठीक है बच्चों, तो ये नीचे है NA, तो ये क्या हो गया, n क्या, एकांक आयतन में पता होगे सिलेंडर के, तो आप पूरे में निकाल लोगे। कैसे, उसके आयतन में गुणा करके। तो बस ये मैंने करा, आयतन को मैंने क्षेत्रफल गुणा दूरी लिखा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या हो गया, क्षेत्रफल, और जो ऊंचाई वो दूरी हो गई, दूरी किसकी, इसकी ऊंचाई। तो तुमने समझ में आ गया होगा, ये कर लिया। अब एक काम कर लेते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उन पर कितना आवेश होता है। तो गुजरने वाला आवेश, मैं इसे फिनिश कर रहा हूं इतना, ठीक है। तो गुजरने वाला आवेश, देखो गुजरने वाला कुल आवेश, गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश। आपने कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब जो आपके पास कुल इलेक्ट्रॉन है, देखो कुल से कुल निकलता है, कोई चीज कुल है तो कुल निकल के आएगी, तो कुल से कुल, आधे से आधा, एक तिहाई से एक तिहाई, जितने की मात्रा आप निकाल रहे हो उतने की मात्रा निकल के आती है। ठीक है, तो कुल आवेश Q मान लो, Q बराबर कितना होता है, NE। अब छोटा ही नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे कुल आवेश ले रहा हूं मैं, कुल आवेश Q बराबर कितना हो गया, NE, और N का मान कितना है, NaBD और इंटू T इंटू E। ठीक है, E क्या है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, आपने निकाल लिया आवेश, बस आवेश निकल गया। आपको क्या निकालना था, धारा का रिलेशन निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि यार धारा का रिलेशन निकालना, तो एक चीज तो पता होनी चाहिए आपको, वैद्युत धारा। तो इसका सूत्र लिख लो पहले, Q बराबर कितना होता है, स्मॉल I बराबर Q अपॉन T, ये I बराबर Q अपॉन T, और ये I इक्वल टू Q का मान कितना है, NaVD इंटू T इंटू E अपॉन कितना है, T का मान रख दो यहाँ पे। ये देखो, ये फॉर्मूला होता है ना समीकरण 1, स्मॉल I इक्वल टू, बस Q का मान निकालना था और रख दिया मैंने Q की जगह NaBD T इंटू E। अब T से T कटा, क्या आ गया, I बराबर I इक्वल टू आ गया NaB सफिक्स में D और ये E, NeABD। ठीक है, ये तुम्हारा सूत्र आ गया। तो ये क्या आ गया, देखो इसमें क्या क्या चीज है, हमें रिलेशन किसका निकालना था, I के बीच और BD के बीच। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला आया, ये जो रिलेशन आया I, और इसमें क्या है, अनुगमन वेग भी है, I में
वैद्युत धारा और ये अनुगमन वेग, इनमें क्या आ गया, रिलेशन आ गया, संबंध आ गया, जो हमें प्रूव करना था। अब तुम क्या होगे, तो ये रिलेशन तो ये भी कहला सकता है क्षेत्रफल में और धारा में, क्षेत्रफल में अनुगमन वेग में, तो हाँ सही बात है। लेकिन जो हमारी मेन चीज बोल दी उनने, आई वैद्युत धारा, आई अनुगमन, वो चीजें उसमें होनी चाहिए। बाकी चाहे कुछ भी हो, फालतू कुछ चीजें हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इनमें संबंध आ गया, ये संबंध होता वैद्युत धारा में, अनुगमन वेग में, ये आपके साल आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान देंगे। अब इसके साथ साथ मैं एक ऑब्जर्वेशन और कर देता हूं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन देखो मैं ये करने वाला हूं यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे कि आपके पास क्या, देखो आपने कल क्या पढ़ा था, मैंने बताया था कि धारा घनत्व। तो धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व। तो अगर मैं इसमें एक रिलेशन को निकालना चाहूं, धारा घनत्व व धारा घनत्व व अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। देखो संबंध निकालने की टेक्निक बहुत ईजी है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इक्वल टू स्मॉल आई वैद्युत धारा और अपॉन ए। और आपने अभी अभी ये हाई का फॉर्मूला प्रूफ किया है, यानी कि बी नो दैट, क्या जानते हैं, बी नो दैट स्मॉल आई इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये फॉर्मूला होता है। आपने क्या ना, देखो तो जे बराबर क्या आ जाएगा, इसे हाई के स्थान पर रख दे, एन ई ए बी डी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, क्या आ गया इससे, एन ई बी डी, ये इसका रिलेशन आ गया। किस किस के बीच रिलेशन आ गया, धारा घनत्व जे और बी डी, क्या ये अनुगमन वेग के बीच संबंध आ गया। तो हमने दो संबंध याद कर लिए। पहला कौन सा संबंध याद किया, पहला वाला इंपॉर्टेंट था, यहाँ तो बस ये फॉर्मूला में पता होता है पहले से, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, और इसमें ये वैल्यू पुटअप कर दी बस मैंने। लेकिन एक बात ध्यान रखो, देखो आपको जो रिलेशन निकालना पड़ता है, तो रिलेशन निकालने के लिए अगर आपको दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आपको उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। पक्का पता लग गया इस बात का, उसके बाद उनको डिवाइड कर दो। लेकिन और ही मेथड होते हैं, जब तुम आप इन्हें धीरे धीरे करते जाओगे तो आप इनमें एक्सपर्ट बन जाओगे। सबसे पहले एक काम क्या करो, जब आपको नहीं पता तो उनके दोनों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, और बस सिंपल है कि उन्हें डिवाइड कर दो, और बस हो गया काम खत्म, उनका बेस सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इनको जो रिलेशन है, इनको केवल पढ़े नहीं, इनको ध्यान से समझें, ये आपकी नॉलेज बढ़ा देंगे। और आपको कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम होता है, तो आप उसमें अच्छे से गेन कर पाओगे। डजंट मैटर यू आर द बायोलॉजिस्ट, ओके, बायोलॉजिस्ट, बट नो प्रॉब्लम, बट यू मस्ट नो हाउ टू सोल्व द फिजिक्स ऑल्सो, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल्सो मैथमेटिक्स, ओके। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स वी कांट सोल्व, राइट। तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि आपकी यहाँ कैलकुलेशन, और आपको ऐसा नहीं लगेगा हाँ हमने मैथ छोड़ दिया, तो आपको ये बड़ा फायदा हो जाएगा। और यहाँ पे सब मैथ में, और मैथ तो कुछ भी नहीं है फिजिक्स के सामने। फिजिक्स में तो मैथ यूज होता ही है, साथ में अपनी भी इसकी थ्योरी होती है, और साथ में बड़े बड़े, तुम्हें पता है फिजिक्स के द्वारा जितने बल्ब हैं, एडिशन ने खोज की, एस्ट्रोनॉमिकल, और जो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, और इन्वर्टर, जनरेटर, कन्वर्टर, बैटरी, देर आर सो मेनी टिप्स, ओके, देर आर सो मेनी things you must know, okay, being a science students, okay students। so ये वाली बात पढ़ ली हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी थ्योरेटिकल, देन आई विल टेल यू प्रैक्टिकली, ओके। चलो देखो ये बात आपको पता लग गई होगी। अब एक बात कर लेते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये ओम का नियम बताया था, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है, देखो जो तुम्हारा ये ओम का नियम है, ये गतिशीलता पढ़ लेते हैं पहले, इससे एक टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है, तो गतिशीलता क्या होती है, मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी, MOVILITI, मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी क्या होती है? गतिशीलता। गति का मतलब चलना हो गया, तो गतिशीलता। तो इसकी परिभाषा है विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में, इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, देखो ठीक से। एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का, किसी आवेश वाहक, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, अनुगमन, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ही, वेग ही गतिशीलता कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। आप समझे इसकी बात की क्या कह रहा है? एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाता है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग ही गतिशीलता कहलाता है। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू, ऐसे यू बनाया और ऐसे इसको कर दिया, और इसे हम कहते हैं म्यू। म्यू से, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित, प्रदर्शित किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में, एकांक का मतलब क्या हो गया? नीचे आएगा ही। और एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक, क्या होते हैं? आवेश वाहक, आवेश वाहक वे होते हैं जो किसी चालक में आवेश को बहाते हैं। और चालकों में कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बहाते हैं आवेश को। और जो वैद्युत घटक होते हैं उनमें क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। ओके, मतलब आयंस होते हैं, आयन। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग यानी कि BD अपॉन ई को क्या कहते हैं? हम गतिशीलता कहते हैं। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, म्यू बराबर कितना होता है? BD अपॉन ई। वेग चाहे कोई सा भी मात्रक क्या होता है उसका? मीटर पर सेकंड। और अपन ई क्या? ई का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसको अगर तुम ठीक से लिखते हो तो कैसे लिखोगे इसे? मीटर पर सेकंड, और क्या इसको लिख दोगे आप ऐसे, मीटर पर सेकंड और कूलम्ब न्यूटन इनवर्स, और इसको भी ऊपर लिया होता है, ऐसे लिख देंगे इसे हम। ठीक है, इसका मात्रक तो पता लग गया होगा आपको। एकांक कुछ नहीं है, गतिशीलता मतलब क्या? जो वेग है उसकी, उसके बहने की दर को हम क्या कहते हैं? ठीक है, गतिशीलता कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे सर। मोबिलिटी, मूव करना। जब कोई जब किसी वैद्युत चालक में आवेश फ्लो होता है तो उसकी जो विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उनकी जो वेग होता है एकांक वैद्युत क्षेत्र में, उसे कहते हैं मोबिलिटी। ओके, अब इसका मात्रक अपना आप निकालेंगे। ओम का नियम पढ़ लेते हैं। देखो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम, ओम का नियम, तो जो ये ओम का नियम, ओके, ओम का जो ये कंप्लीट नेम है, ये साइमन ओम है। साइमन ओम, जिनका पूरा नाम है क्या है? साइमन ओम। ये इनके डिस्कवर साइंटिस्ट है। देखो ओम का नियम, साइमन ओम। और इन्होंने बड़ा अच्छा रूल दिया, जिसके संबंध में? विभव के संबंध में। ठीक है, विभवांतर मतलब ये, और धारा के संबंध में विभव, विभवांतर, धारा और एक रेजिस्टेंस, इन तीनों के संबंध में। यानी कि ओम का नियम, जिनको साइमन ओम कहते हैं कंप्लीटली, इन्होंने विभवांतर, किसी चालक में विभवांतर और धारा और प्रतिरोध के संबंध में एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो इनका नियम क्या है? देखो इनका नियम क्या है। इस नियम अनुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे ताप, दाब, जैसे कि अगर एक ताप हो गया, ताप, दाब
ताप दाब और क्या, ताप दाब इत्यादि ETC में परिवर्तन न किया जाए, में परिवर्तन नहीं किया जाए, नहीं किया जाए, तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर B उस चालक में उपस्थित धारा स्मॉल आई के समानुपाती होता है, तो इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है कि ताप दाब ETC में परिवर्तन न किया जाए, तो परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। चालक के सिरों पर तब क्या होगा कि तुम चालक के सिरों पर अगर विभवांतर लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, तो जो वो वोल्टेज होगा उस चालक में जितनी धारा आ रही है उसके समानुपाती होगा। सिंपल सी बात है, B समानुपाती I, ये फॉर्मूला बताया उन्होंने, ठीक है बच्चों। ओके, देखो ये थोड़ा मार्कर की इंक खत्म हो रही है तो मैंने फिल किया है, एक सेकेंड। तो B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, जो वोल्टेज है वो धारा क्या समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इनसे अगर मतलब नियम निकल के आया, और नियम क्या है, जैसे कि B समानुपाती लिख दिया I, ये मेन चीज है। अब ये साइन हटता है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का समानुपाती का साइन हटेगा, तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट होता है R। तो ये हो गया B इक्वल टू हार I, या इसको ऐसे लिख देते हैं, गुणा में होता है ऐसे लिख दो, पहले I लिख दो उसके बाद में R लिख दो, तो B इक्वल टू कितना होता है हाई R। तो यही क्या किसका नियम होता है, ये मतलब कि होम का नियम होता है, ठीक है, यही होम का नियम कहलाता है। अब इसके बारे में और समझा देता हूं आपको। इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब ETC में, तो ताप में दाब में परिवर्तन नहीं करना। मान लीजिए अगर ये मार्कर है, चलो उसको मान लेते हैं, इन्वर्टर को मान लेते हैं। अगर वो चल रहा है सिंपल, ना तो उसके ताप में वृद्धि हो रही, ना तो वो गर्म हो रहा, और ना ही दाब में अंतर हो रहा, ठीक है, तो उसमें करंट आएगा सेम आएगा। उसमें वोल्टेज और धारा का जो रेशियो होगा, यानी कि ऐसे हार का मान निकालो R का, तो R का मान क्या आएगा B अपॉन स्मॉल I आएगा, या I अपॉन आ जाएगा। तो यही तो नियम बताया ना हमने कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर वोल्टेज, उसमें धारा बहने वाली का जो अनुपात होता है वो हर जगह सेम होता है। तो यही तो ओम का नियम है, ठीक है। अभी बताता हूँ तुम्हें कैसे होता है ओम का नियम, ठीक है। अब क्या है, ठीक है, अब पता लग गया हमें इस बात का। तो अब देखो इसमें ऐसे है कि परिवर्तन नहीं किया जाए तब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ये बात क्लियर होगी हमें। अगर परिवर्तन करते चाहे तो क्या होगा, अगर ताप में दाब में परिवर्तन कर दिया, सपोज दैट अगर तुमने ताप में परिवर्तन कर दिया, मान लीजिए आपका फोन है, आपका फोन अगर ये गर्म हो रहा है, पहले चल रहा है, काम ठीक कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बहुत देर तक चलता रहेगा तो गर्म हो जाएगा। तो गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो गर्म हो जाएगा तो ये प्रतिरोध के जैसा काम करने लगेगा। जैसे प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध होता है, जो वैद्युत का रोधन करता है, उसको रोकने का काम करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो वैसे ही जो ताप होता है ना, ये ताप ड्यू टू टेम्परेचर द करंट विल बी समथिंग अपोज। तो जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो अपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यही कारण है कि जो
लाइट आती पावर हाउस से घर में, तो गर्मी के दिनों में जो है लाइट बहुत कम हो जाती है। क्यों? जो ताप बढ़ता है ना, तो टेम्परेचर के कारण जो तापमान होता है वो एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है वैद्युत धारा के डायरेक्शन में, जो उसको रोकने का कार्य करता है। इसलिए गर्मी के दिनों में लाइट क्या आती है? कम आती है। और जाड़ों में क्या आती है? क्योंकि जाड़ों में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो उसमें ताप ज़्यादा नहीं होता, और जब ताप ज़्यादा नहीं होता तो ये ओम का नियम काम करता, तब लाइट ठीक आती है। ठीक है, तो आप पता रखना चाहिए इस बात का कि तो ताप के द्वारा क्या होता है। अगर वैद्युत धारा और ताप में अगर संबंध आता है तो बता देंगे कि वैद्युत धारा और ताप में अपोजिशन का मतलब कि रिलेशन है, कि अगर तुम ताप बढ़ाते हो, अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज होगी। सो दैट इज द रिलेशन ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन। ओके, पता लग गया आपको इस बात का? चलो अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आपको पता लग गया कि बी, बस इतना ही याद रखो, किसी चालक की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन न किया जाए, जैसे ताप दाब में, तो जो चालक के स्वरूप पर लगाया गया विभवांतर है वो धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। ऐसा हटाया तो आर लगा दिया, आर का मान निकाल दिया इससे। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, बी आर आई। कोई दो चीजें पता होने पर तीसरी चीज निकल आएगी। मान लो अगर तुम्हें बी का मान पता है, आर का मान पता है, तो आई का मान निकल जाएगा। कोई भी दो चीज पता होने पर तीसरी चीज निकल आएगी। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे मैं इसका चित्र बना देता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। देखो इसका, तो ये क्या है? ये मैंने दिखा दिया ऊपर बी को, किस मात्रा क्या होता है इसका? वोल्ट में। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये हेलोंग, मतलब हेलोंग का मतलब होता है कि उसकी दिशा में, हेलोंग बाई एक्सिस, हेलोंग बाई एक्सिस, हेलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है शुरू में। इधर क्या दिखा रहा हूँ मैं? धारा को दिखा रहा हूँ, किसमें? एम्पियर में। ये एम्पियर में, ये मात्रक लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये वोल्ट में ऊपर। ठीक है, यहाँ पहले जीरो है, तो जब जीरो है, अब जैसे इसका मान बढ़ा है यहाँ पे, इसका मान कितना बढ़ा बताओ? चलो इसका मान मैंने एक बढ़ाया, तो यहाँ भी मैंने एक लिखा, 1। ठीक है, वैसे ये बराबर नहीं होते हैं, कंडीशन इनकी चेंज होती है, वोल्टेज हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये मैंने 2 कर दिया। ठीक है, ये चलो एक काम कर देता हूँ, इसे करता हूँ मैं 2 एम्पियर, इसे कर देता हूँ 4 एम्पियर। फिर इसके बाद में क्या करा मैंने? यहाँ कर दिया मैंने 4, और यहाँ मैंने कर दिया 8 पे। फिर यहाँ मैंने करा 8, और यहाँ मैंने कर दिया 16। बस इतनी वैल्यू देख लो, यानी कि बी की वैल्यू चल रही है। तो मैंने चेक किया, देखो शुरू वाली कंडीशन ले लो। शुरू वाली कंडीशन से क्या होगा? बी वन बराबर, बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू होता है आई आर नहीं, हमें आर का मान निकालना ना, तो आर बराबर क्या होगा? ये सब फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू होगा बी पोन आई से। अब यहाँ से पहली कंडीशन में निकालोगे, बी, पहला बी कितना है? 2 है। बी का मान ऊपर वाला होता है, बी ये चल रहा ना बी1, तो यहाँ पे क्या होगा? बी1 अपॉन और आई1, क्योंकि पहली कंडीशन ले रहे हैं ना, तो आर1 बराबर बी1 कितना? 4 है, आई1 कितना है? 2 है, तो ये कितना आ गया? आर1 इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया। अब ऐसे निकालो R2 बराबर, तो R2 इक्वल टू कितना हुआ? B2 अपॉन I2, तो R2 इक्वल टू क्या आ गया? B2 8 है, और I2 कितना है? 4 है। ये कितना आ गया कट के? R2 इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब देखो, अब निकालो R3। 3 वैल्यू दे रखी मैंने, 1 2 3, 3 तो ली मैंने धारा की, 3 ली मैंने वोल्टेज की। तो ये कितना? B3 अपॉन I3, R3 इक्वल टू B3 कितना है? 16 अपॉन 8, 8 2 जब 16, 8 3 कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि अर्थात देखो इसका निर्णय निकल रहा है, अर्थात R1 R2 R3 सब बराबर है, और वैल्यू कितनी आ रही है? इनकी 2 आ रही है, यानी कि कांस्टेंट है नहीं ये। तो यही तो बात कर रहा था मैं, ये हटा तो कांस्टेंट लगाया, और जो कांस्टेंट होता है ये, यही तो प्रतिरोध होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी एक परिपथ में एक चालक के लिए इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी।
घटती बढ़ती जाएगी यदि कोई चालक गर्म हो जाए, ठीक है, उसको जो टेम्परेचर है वो कम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। जो शुरू में टेम्परेचर होगा वही रहना चाहिए, तो उसकी रीडिंग सेम आएंगी। अगर तुम्हारा टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर रीडिंग चेंज हो जाएगी। अगर तुम्हारा टेम्परेचर शुरू में कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है और लास्ट तक 25 डिग्री सेल्सियस रहा जब तक तुमने उसकी रीडिंग ली, तब ठीक रहेगा। लेकिन अगर 25 से अगर 30 हो गया तो आपकी ये वैल्यू, ये जो अनुपात निकाल रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, बराबर नहीं आएगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाए यहाँ पे तो 2 और 4 में क्या आएगा, 2 और 4 यहाँ पे ए इस तरह से बन जाएगा ये ऐसे। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं R1। फिर यहाँ पे हार्ट को 4 को लिया तो ये बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ये क्या हो गया, R2 हो गया, R2। फिर इसके बाद में क्या, ये हो गया R3। अब इनको सबको मीट कर दो। मीट माने क्या होता है, मिलाना होता है। ये थोड़ा सा, ये जो लाइन खींचती है सीधी खींचती है, और ये किसकी है, जो प्रतिरोध होता है, कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट है नहीं है, इसका मान सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी कितना 2 है, यहाँ भी कितना 2 है, और यहाँ भी कितना 2 है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, इसका मात्रा होता है ओम, और इसका साइन कैसे बनता है, ऐसे कैप ऐसे, तो ये बना लो ओम। और इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हो OHM, ओम। ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यानी कि जो हार है कांस्टेंट रहेगा, और इस तरह से हम ये ओम करें पढ़ लेते हैं, बशर्ते उसका ताप दाब में परिवर्तन ना हो, वरना फिर रीडिंग जो तुम ये अनुपात निकाल रहे हो, आर का मान यहाँ सेम है, तो आपको ये गलत हो जाएगा। तो यही तो ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। तो किसी एक दूसरी परिभाषा, किसी परिपथ में किसी परिचालक में लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। तो नियतांक तो है ही, B/I हर जगह निकाल रहा हूं मैं, सेम तो आ रहा है, नियतांक है। और उस नियतांक को हम क्या कहते हैं, उस नियतांक को हम कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का काम क्या होता है, टू अपोज द करंट, टू अपोज द इलेक्ट्रिसिटी, टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो पता लग गया इस बात का हमें, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रूल बहुत दमदार चलता है अपना आप में। और इससे क्या क्या काम कर सकते हो ओम के नियम से। ओम का नियम तुम अपने घर में जितने भी तुम्हारे सर्किट है उसमें चेक कर सकते हो। उसमें जो रीडिंग होंगी, 2 रीडिंग होती है। एमीटर, देखो ये 3 चीजें यहाँ पे। विभवांतर किससे नापते हैं, वोल्टामीटर से। किससे नापते हैं, जो विभवांतर नापने का मीटर होता है, स्केल होता है, वो क्या होता है, वोल्टामीटर होता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बॉक्स होता है एक, तो उस पर पता लग जाता है कितने कितने प्रतिरोध बॉक्स। तो प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा प्रतिरोध को देख लेते हैं कितना मान है इसका, 25 ओम, 10 ओम कितना। और जो धारा होती है, इसको मापने का यंत्र कौन सा है, हैमीटर। इसका जो मापने का यंत्र वो क्या है, हैमीटर, ओके, हैमीटर। और जो हैमीटर होता है वोल्टमीटर में और इसमें हैमीटर में क्या अंतर होता है, तो वोल्टमीटर में, इसमें हैमीटर में संबंध ये होता है कि जो वोल्टमीटर होता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जुड़ता है, समांतर में जुड़ता है। ये बैटरी के पैरेलल में जुड़ता है, बैटरी के पैरेलल में जोड़ के बता दूंगा आपको। समांतर में 2 सीरीज होती है ना जोड़ने की, तो जो बैटरी के समांतर में जुड़ता है वोल्टमीटर है, और जो ये धारा नापने का यंत्र है हैमीटर, वो बैटरी के सीरीज में जुड़ता है, ओके, श्रेणी में जुड़ता है। ध्यान रखना, यही इनमें ज्यादा अंतर है। और जो तुम्हारा विभव है उसको नापने के लिए वोल्टमीटर का यूज करते हैं, धारा को नापने के लिए ये हैमीटर, और इसका दूसरा नाम हो रहा है कि एम्पियर मीटर। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। और जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा माप लेते हैं। तो ये 3 चीजें हम इसके द्वारा ज्ञात करेंगे, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, V=IR, इसको याद कर लीजिए। और कैसे कैसे निकालेंगे, कुछ सवाल करेंगे इससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड। जय हिंद।